Hi friends, it's me Anjali from Team Formularies here with a new lecture of biology. इंजीनियरिंग बायोलॉजी का आज का लेक्चर जो है हमारा मॉड्यूल नंबर 8 का, आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 8 आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों का एक मिश्रण है। ठीक है, दोनों का मिश्रण मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बायोलॉजी की जो है, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में पढ़नी है। ठीक है, तो आपको दोनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज का रिएक्शन पार्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता देना चाहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पता हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े वीक हो सकते हैं, तो ये उनके लिए है कि उनको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं बताती हूँ। रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो रिएक्टेंट मतलब होता है जो हम रिएक्शन, जैसे रिएक्शन क्या होता है कि एक चेंज है, रिएक्शन मतलब चेंज। ठीक है, तो रिएक्टेंट वो चेंज है जो आप प्रोड्यूस, जो रिएक्टेंट है जब आप किसी भी चेंज के लिए आप कुछ कोई भी केमिकल रख रहे हो, ठीक है, वो क्या है, आपका रिएक्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने वाटर, ठीक है, आपने वाटर और सोडियम को मिलाया। ठीक है, वाटर और सोडियम को मिलाया, जब जैसे आप उसको मिलाते हो तो उससे कुछ नई चीज बनेगी। जो नया चीज फॉर्म हुआ उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। और जिससे मिल करके वो नई चीज बनी वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका रिएक्टेंट। वो क्या होगा, आपका रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट या एक रिएक्टेंट भी, ठीक है, रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। या रिएक्टेंट भी सिर्फ किसी भी कंडीशन में क्या होता है कि कभी कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, जैसे मान लो आपका पानी है। ठीक है, तो पानी को अगर हीट किया जाएगा तो पानी क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। तो जो वाटर है, तो वाटर क्या होगा, आपका रिएक्टेंट हो गया। और कोई रिएक्टेंट आपने ऐड नहीं किया, लेकिन वहां पे आपने क्या गिफ्ट दिया है, हीट दिया। आपने क्या प्रोवाइड किया है, आपने हीट प्रोवाइड किया। ठीक है, तो जो आपने हीट प्रोवाइड किया उसके कारण क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है। उसके कारण क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो कभी दो रिएक्टेंट की जरूरत होती है, कभी कभी एक ही काफी होता है प्रोडक्ट में बनने के लिए। उसमें एनर्जी अगर आप दे रहे हो तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन भी या चेंज जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब हुआ कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट तो बना, लेकिन सिर्फ उसका फिजिकल नेचर बदला। जैसे वाटर से वाटर वेपर बन रहा है। ठीक है, वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, तो इसमें इसका केमिकल नेचर चेंज नहीं हुआ है, वाटर का सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। लिक्विड से क्या हो गया, गैस बन गया। या आइस से वाटर बनता है, तो आइस में भी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, H2O, और वाटर में भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट H2O। तो आइस से जब वाटर बना, जब यहाँ पे आइस से वाटर बना तो चेंज तो हुआ है, चेंज तो आया है। आइस से वाटर बना, आइस सॉलिड था, ये लिक्विड था, तो ये भी चेंज है, ये भी रिएक्शन है। लेकिन कैसा रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, जहां पे सिर्फ फिजिकल स्टेट बदलता है। अगर वाटर से आपका क्या बन गया, आपका वाटर वेपर बन गया, वाटर वेपर बन गया, चेंज तो है, वाटर से लिक्विड, और ये क्या बन गया, आपका वाटर वेपर बन गया, मतलब गैस स्टेट में आ गया। चेंज है, लेकिन कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये बाद में फिर से वाटर वेपर से वाटर बन सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का रिएक्शन क्या है, फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें नेचर बदल जाता है, कंस्टिट्यूएंट्स बदल जाते हैं। ठीक है, जिसमें कंस्टिट्यूएंट बदल जाता है। जैसे मान लीजिए HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये एक रिएक्शन है जिसमें ये क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना है। तो HCl क्या है, एसिड है, NaOH बेस है, NaCl जो प्रोडक्ट बना है वो कैसा है, वो न्यूट्रल सॉल्ट बना है, और ये वाटर है। तो इसका देख रहे पूरा का पूरा नेचर चेंज हो गया, केमिकल का नेचर चेंज हो गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। ये दो टाइप का हो जाता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, दोनों फॉर्म में बनता है कभी कभी। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है स्वतः, स्पॉन्टेनियस मतलब हो जाता है स्वतः। स्वतः मतलब जैसे गोलगप्पे को देख करके मुंह में पानी आना, स्वतः। ये आप ट्राई नहीं करते हो कि हाँ ये आए, ये स्वतः आ जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे पानी को अगर आप टेबल पे गिराओगे, ठीक है, वो खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा। ठीक है, उसको जहां से हाइयर एलिवेशन से लोअर दिखेगा वो खुद गिर जाएगा, वो स्वतः हो जाता है, उसके लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो
कुछ जो चीजें स्वतः हो जाए, जिसमें आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है। अब एक और वर्ड आता है जो इंट्रोपी, जो इससे पहले वाले आपने चैप्टर में, इससे पहले सॉरी इससे पहले वाले लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा इंट्रोपी के बारे में। इंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, इंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस। तो डिसऑर्डरनेस जो होता है उसको कौन मेजर करता है? इंट्रोपी, या फिर डिसऑर्डरनेस को मेंटेन करने वाला होता है इंट्रोपी। तो इंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, जो चीज जितनी डिसऑर्डर है मतलब उसकी इंट्रोपी इतनी आई है। ठीक है। अब देखिए रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ तो लिया कि रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इस पूरा का पूरा प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिएक्शन कहेंगे। अब आइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस होते हैं जिन रिएक्शंस में हमें ऊपर से या अलग से एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, साउंड, किसी के भी फॉर्म में वो एनर्जी है। वो एनर्जी जब हम रिएक्टेंट को देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी एक प्रॉपर आएगा, उसके बाद रिएक्टेंट क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। तो जिस भी रिएक्शन में हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। वैसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। तो अब एक बात बताइए, जो सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता रही थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी इस चीज को खत्म कर दिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उल्टा हो गया। ठीक है, सॉरी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर। तो एक्सोथर्म मतलब, थर्म मतलब हीट, एनर्जी। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे हीट बाहर निकलता है, जहां पे हीट बाहर निकलता है। कैसे बाहर निकल सकता है? हीट के फॉर्म में निकल सकता है, लाइट के फॉर्म में निकल सकता है, साउंड के फॉर्म में। कभी कभी आप देखते हो ना, कोई रिएक्शंस होता है तो उसमें टॉपलिंग आवाज आएगी, टप पट पट करके कुछ आवाज आती है। ठीक है। वो आवाज भी क्या है? एक तरह का एनर्जी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो कभी कभी देखते हो रिएक्शंस कुछ होते हैं तो वैसे वो आवाज आती है। ठीक है। वो आवाज के साथ वो रिएक्शन होता है। ठीक है। सन सा आवाज आएगा कुछ। तो कभी भी किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी बाहर आती है, ठीक है, एनर्जी बाहर आती है, ठीक है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कभी चूना जो है घर पे पुताई होती है, तो घर पे देखो बड़े वाले नाद में जो होते हैं, वो बड़े वाले कंटेनर में क्या करते हैं? वो चूने को डाल देते हैं, उसके ऊपर दे पुट वाटर, ठीक है, एंड लेफ्ट इट फॉर टाइम। उसमें सनसनाहट की आवाज आती है, उसमें और भी चीजें आवाज आती है। ठीक है। और जब आप वो कंटेनर को छू के देखोगे ना, वो बहुत गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? कभी किसी ने सोचा है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब वो चूना और पानी मिल रहा है, वो रिएक्शन दे रहा है, रिएक्शन होने के साथ हीट भी बाहर निकल रहा है। ठीक है। हीट क्या है? वो बाहर निकल रहा है। हीट आप जब छू के देखोगे तो वो बहुत गर्म लगेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन कैसे होंगे? स्पॉन्टेनियसली। आप जब पानी डालते हो चूने में, ठीक है, जो चूना आता है उसमें पानी डालते हो तो क्या आपको उसको हिलाना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। उसमें आप पानी डालोगे, चूना वहां पे पड़ा हुआ है, वो अपने से कन्वर्ट हो जाएगा, हीट बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। ऐसे रिएक्शन कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस, स्वतः हो जाते हैं। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। वो खुद से हो जाएंगे। जैसे दो रिएक्टेंट मिलेगा, वो अपने आप एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है। कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है। अब यहां पे देखा जाएगा कि नेक्स्ट है, ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें, यहां पे ये मिटा दीजिए। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया? हीट बाहर आएगा। हीट अगर बाहर आ रहा है कहीं ना कहीं, तो एनर्जी बाहर हो रही है। ठीक है। एनर्जी क्या हो रही है? बाहर आ रही है। अब इंडोथर्मिक, इंडो मतलब अंदर, ठीक है, इंडो मतलब अंदर, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है, ऐसे रिएक्शंस जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आप सोडियम, ठीक है,
सोडियम को अगर आप जलाओगे जब तक नहीं उसको, ठीक है, जब तक आप उसको जलाओगे नहीं वो सोडियम ऐश नहीं बनेगा, ठीक है। जब तक उसमें सोडियम क्या है, अगर सोडियम है या कोई भी मेटल है, आप उसको जलाते हो मतलब बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हो, बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हो, और कंबशन के लिए क्या की जरूरत होती है, ऑक्सीजन के लिए, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो किसी भी चीज के कंबशन के लिए बहुत जरूरत है। अगर किसी चीज को आपको जलाना है ना, तो वहां पे ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। आप एक कैंडल जलाओ, कैंडल को जाकर के ढक दो, ठीक है, वो कैंडल बुझ जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब तक ऑक्सीजन रहेगा वो कैंडल जलता रहेगा, फिर वो बंद हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पे कंबशन नहीं हो सकता। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे एनर्जी जो है वो बाहर से दी जाती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट वो एनर्जी दी जाती है, ठीक है। और वो एनर्जी जब हम लोग देते हैं वहां पे, ठीक है, वो एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं, तब वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तब वो रिएक्टेंट क्या होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे कोई मेटल है वो रखा रहेगा, जब तक आप उसको जलाओगे, जब तक उसको आप एनर्जी बाहर से नहीं दोगे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे आप उसको हीट एनर्जी देते हैं, वो क्या होगा, वो जलने लगेगा। जलने लगेगा इसका मतलब क्या है, वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है। वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इट मींस कि वैसे रिएक्शंस को हीट आप बाहर से दे रहे हो, हीट क्या कर रहे हो, बाहर से दे रहे हो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी बाहर से दे रहे हो, तब वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तब वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, तब वो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन स्वतः हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहां स्वतः हो रहा है, आपको उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा, बाहर से हीट प्रोवाइड करना पड़ा, बाहर से उसको में लाइट प्रोवाइड करना पड़ा, तब वो रिएक्शन जाकर के हो रहा है। तो वैसे रिएक्शंस जहां पे आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ी, बाहर से एनर्जी देना पड़ा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वैसे रिएक्शंस को क्या हम बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या ये एनर्जी खुद होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। जब तक थर्ड पार्टी उसमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, जब तक ये रिएक्शंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ये डू नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली नहीं होते हैं, स्वतः नहीं होते हैं, ठीक है। अब आइए एंडरगोनिक रिएक्शन और एक्सर्गोनिक रिएक्शन, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको देख लीजिए बस। एंडरगोनिक रिएक्शन ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं ये जो कि ये भी सराउंडिंग से क्या होते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और इनको अनफेवरेबल रिएक्शंस भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग, अनफेवरेबल रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, अनफेवरेबल रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से। यहां पे जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं ना, दैट वे फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ए और ए है, प्लस बी और बी है, इससे एक नया प्रोडक्ट बना ए बी, ठीक है, इससे एक नया प्रोडक्ट बना ए बी। तो इंडरगोनिक रिएक्शन में यहां पे एनर्जी ये बाहर से एब्जॉर्ब करेंगे, बाहर से एनर्जी दो, तब ये प्रोडक्ट बनाएंगे, पहला बात। तो दूसरा बात क्या है, जैसे ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है, इनके बीच में एक बॉन्ड होगा इस रिएक्टेंट में, और इस रिएक्टेंट में जो एक बॉन्ड होगा, ये तो टूट रहे होंगे, फिर एक नया बॉन्ड बन रहा होगा ए बी के बीच में। तो इंडरगोनिक रिएक्शंस में क्या होता है, ये जो बॉन्ड पहले के थे, जो पहले के मॉलिक्यूल में अपने आप में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, और जो नया मॉलिक्यूल बना है, जो ये बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड बना है, जो नया बॉन्ड बना है, ये वीकर बॉन्ड होता है। क्या होता है, ये थोड़ा सा वीकर बॉन्ड होता है। वीकर मतलब थोड़ा कमजोर बॉन्ड होता है। और जो रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड है, जो स्ट्रेंथ है, जो प्यार है, वो क्या होता है, वो ज्यादा अच्छा वाला प्यार होता है। और ये जो प्रोडक्ट के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो प्यार होता है, वो क्या होता है, कमजोर वाला होता है। तो इंडरगोनिक रिएक्शंस जो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि जब प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैसे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट में मतलब जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, वो क्या होते हैं, वीकर होते हैं। किसकी तुलना में, रिएक्टेंट्स की तुलना में, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस नहीं होते, ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। क्यों स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे, क्योंकि ये बाहर से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी जब इनको रिएक्शन के लिए लेनी पड़ रही है, तो स्पॉन्टेनियस किस बात का, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, जो खुद से हो जाए। जैसे अगर आप ऊपर से नीचे कूदोगे तो खुद से नीचे गिरोगे ना, ऊपर तो नहीं उठोगे, स्वतः हो गया भाई, ऊपर से नीचे गिरे तो नीचे ही गिरोगे ना, तो खुद हो जाती है। लेकिन जब कोई रिएक्शन बाहर से एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करना पड़ा, उसको एब्जॉर्ब करना मतलब उसको देना पड़ रहा है, तो वो एनर्जी, तो वो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होगी ही नहीं, तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो एंडरगोनिक रिएक्शन भी क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं। और यहाँ पे इंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज करता है। इंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज करता है। इंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया, कंप्लीट हो गया आपका इंडरगोनिक रिएक्शन, जिसको कि अनफेवरेबल रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि सराउंडिंग से
से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जहां पे बॉन्ड्स जो बनते हैं वो वीकर बॉन्ड्स बनते हैं रिएक्टेंट्स की तुलना में। अब आते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन, सीधा सारा का सारा पॉइंट को पलट दो, बहुत आसान है, ठीक है। पहला पॉइंट अनफेवरेबल रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कैसा होगा, फेवरेबल रिएक्शन। एक्सर्गोनिक रिएक्शन को फेवरेबल रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, तो यहां पे अगर एनर्जी एंडरगोनिक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एक्सर्गोनिक में क्या होगा, ये एनर्जी दे देंगे, मतलब ये एनर्जी बाहर सराउंडिंग में देंगे, ठीक है। अगर एनर्जी बाहर ये छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी बाहर ये छोड़ रहे हैं मतलब इनको बाहर ये एनर्जी खुद से दे रहे हैं, मतलब इनको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अगर इनको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है तो ये अपने आप से होने वाला प्रोसेस होगा। तो पहला पॉइंट एक्सर्गोनिक रिएक्शन में ये फेवरेबल रिएक्शन है, इनकी एनर्जी रिलीज करते हैं सराउंडिंग में। इसमें जो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं इसके जो बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए, सी और सी बना सी डी फॉर्म, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, जो इन रिएक्शंस में एक्सर्गोनिक टाइप ऑफ रिएक्शन जब होंगे तो जो सी डी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। जो सी और डी के बीच का जो बॉन्ड है उससे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा प्रोडक्ट का। लेकिन एक्सर्गोनिक इंटरगोनिक में क्या था, सीधा अलग था ऊपर, ठीक है, सी का बिल्कुल अलग था। यहाँ पे इंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिसऑर्डरनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ऑब्वियसली ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली अकर करेगा, ये स्वतः अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होते हैं 4 रिएक्शन, बहुत सिमिलर रिएक्शंस हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का अपोजिट है, एक्सर्गोनिक इंटरगोनिक के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रिएक्शन जो आपके थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड थे वहां पे ये कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी समस्या हो आप प्लीज क्वेश्चन राइज कीजिएगा यहाँ पर से, अगर दिक्कत होगी तो मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सिर्फ इसके डेफिनेशंस को याद रखना, सिर्फ इसको समझना है कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है और इंट्रोपी क्या होता है। इंट्रोपी और स्पॉन्टेनियस हम दोनों चीज आपको बता चुके हैं कि क्या होता है। इंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, कोई चीज डिसऑर्डर्ड है, मान लो जैसे अगर आप एक रूम जा रहे हो, ठीक है, बाकी सब चीज अच्छे से रखी हुई है, ठीक है, तो वो ऑर्डर्ड फॉर्म में है तो उसका इंट्रोपी क्या है, उसका इंट्रोपी कम है, ठीक है। अगर हर चीज फैली हुई थी उसकी इंट्रोपी क्या है, ज्यादा है, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आपको हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया एंट्रोपी की बात, हो गई स्पॉन्टेनियस, समझ में आ गया कि जो खुद से हो गया। एनर्जी बाहर जा रही है, तो बाहर जा रही है मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, आपने किसी बर्तन में आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, 2 चीजों को आपने डाला, वहां पे खुद रिएक्शन हो गया और बर्तन को जब आप छू के देख रहे हो तो वो गर्म हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, एनर्जी बाहर निकला है भाई, एनर्जी क्या हो गया, बाहर निकला है, हीट के फॉर्म में बाहर निकल गया है। वो हीट के फॉर्म में अगर वो बाहर निकल गया है तो उस टाइप का रिएक्शन क्या हो गया, वो खुद ही हो रहा है, उसमें तो आपने कुछ किया नहीं। तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 टाइप के रिएक्शंस आपके कंप्लीट होते हैं। इसका डेफिनेशन अच्छे देख लीजिएगा, डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्लास में एटीपी के बारे में आपको बताया जाएगा कि एटीपी क्या है, एटीपी कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है और सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो प्लीज उसको ऐप पे पोस्ट कीजिए, कोशिश की जाएगी समय निकाल करके आप लोगों के डाउट्स को दूर करने की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।